कक्षा 6 में विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 2 अर्थात हमारा पर्यावरण का प्रश्न उत्तर देने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए जीव जंतुओं की सहायता से कम 3 खाद्य श्रृंखलाएं बनानी है। खाद्य श्रृंखलाओं को बना के दिखाना है। क्या क्या दिया है? घास दिया है, शेर दिया है, गाय दिया है, छोटी मछली दी है, भेड़िया दिया है, लोमड़ी दी है, मोर है, गिद्ध है, बाज है, कौवा है, मेंढक है, टिड्डा है, जलीय कीट है, बड़ी मछली है, बगुला है, सांप है, नेवला है, शैवाल है, काई है, यानी कि हरे पेड़ पौधे भी दिए हैं। तो सबसे पहले उत्तर में लेते हैं, नंबर 1 पे लेते हैं। पहले घास आएगा, फिर गाय आएगा, भेड़िया आएगा, शेर। मतलब घास को गाय खाती है, गाय को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खा जाता है। तो ये एक क्या चीज है? खाद्य श्रृंखला है। दूसरा खाद्य श्रृंखला, घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाता है, सांप को नेवला खा जाता है और नेवले को बाज खा जाता है। नंबर 3 में देख लीजिए, काई जो है मछली खाती है, मछली को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है और मोर को बाज खा जाता है। काई को नंबर 4 में देखिए, काई को जलीय कीट खाते हैं और जलीय कीट को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। ऐसे नंबर 5 है, घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को बगुला खा जाता है। नंबर 6 है, काई को मछली खाती है और मछली को मनुष्य खा जाता है, मनुष्य को शेर भी खा जाता है। इस तरह से हम खाद्य श्रृंखलाएं इसकी बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले हरी घास है, फिर मोस है, तो इसमें टिड्डा बेचारा खाता है, यहाँ पे तो टिड्डा लिख दीजिए। ये है टिड्डा, टिड्डे को मोर खा जाता है। पौधे हैं, खरगोश खाते हैं और खरगोश को लोमड़ी खा जाती है, शेर खा जाती है। कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, लोमड़ी या शेर लिख सकते हो। नंबर 3 है शैवाल यानी काई। काई को कौन खाएगा? जलीय कीट खाएंगे, ये जलीय कीट। और जलीय कीट को कौन खा जाएगा? बगुला खा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा, पर्यावरण क्या है। हमारे चारों ओर जो दिखाई देता है उसमें जो चीजें दिखाई देती हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जीव जंतु, सब कुछ मिल करके ये आवरण ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे चारों ओर उपस्थित विभिन्न चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर के बने आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। आगे है, उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो वे उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वहारी जंतु उपभोक्ता होते हैं क्योंकि वे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगला है, सजीव तथा निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं, स्पष्ट करना है इसको। नंबर 1, सजीव जैसे क्या क्या है? जंतु एवं पौधे न केवल एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं बल्कि निर्जीव घटकों पर भी निर्भर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी क्षेत्र में पेड़ पौधों, फसल उत्पादन को सीधा प्रभावित करता है। यदि वर्षा नहीं होती तो फसल उत्पादन नहीं के बराबर होगा और जो अनेक सजीवों जैसे जंतु एवं मनुष्य के मरने का कारण बनेगा। वर्षा का होना वनों पर निर्भर करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वन वर्षा को प्रभावित करता है और जो वातावरण के तापमान तथा मिट्टी को प्रभावित कर सकता है। स्पष्टतः अधिक वर्षा हो तो अधिक पेड़ पौधे और अधिक पेड़ पौधे होंगे और अधिक वर्षा होगी। इस प्रकार सजीव तथा निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित लिखना है इसको। नंबर 1, सजीव भोजन निर्माण एवं उपभोक्ता हेतु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक प्रकार का जीव दूसरे प्रकार के जीव द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और स्वयं किसी अन्य प्रकार के जीव द्वारा उपभोग कर लिया जाता है और इस प्रकार एक श्रृंखला सी बन जाती है। सजीवों के एक दूसरे को खाने वालों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें ऊर्जा का एक दिशा में स्थानांतरण होता है। इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यदि कम वर्षा हो तो क्या होगा? कम वर्षा हो तो सब चीजें सूख जाएंगे, तालाब वगैरह सूख जाएंगे, कुएं सूख जाएंगे। यदि कम वर्षा हो तो उस क्षेत्र के कुओं तालाबों में पानी का स्तर कम हो जाता है तथा कुछ तो पूरे सूख जाते हैं। इसे सूखा पड़ना कहते हैं। वाष्पन के कारण भूमि से लगातार
पानी की हानि होती रहती है, जिसके कारण मिट्टी सूख जाती है और सूखा पड़ने पर खाद्यान्न तथा चारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है और यह बहुत ज्यादा हमारी स्थिति को प्रभावित करते हैं। अब है संक्षिप्त जानकारी देनी है। नंबर 1 है वायु प्रदूषण, फिर है जल प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण, फिर वृक्षारोपण, फिर वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण और अति वर्षा से हानियां क्या होती है ये देखना। तो नंबर 1 में वायु प्रदूषण को ले रहा हूं। वायु जिसमें हम सांस लेने की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं, वह विभिन्न कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयलों एवं विभिन्न ईंधनों के जलने से निकलने वाला धुआं आदि से प्रदूषित हो जाता है और जीवों के लिए हानिकारक बन जाती है। फेफड़ों की बीमारी जैसे टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस होता है आदि का वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। ये सभी प्रभाव वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। चलिए जल प्रदूषण के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब गंदे नालियों एवं गटरों का पानी, कारखानों से निकलने वाला विषैला पानी आदि नदी नालों में मिला दिए जाते हैं तब वे प्रदूषित हो जाते हैं। जब हम तालाब, नदी नाले आदि में कपड़े और बर्तन धोते हैं तब उसका पानी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषण से कई जीवधारी मर जाते हैं तथा मनुष्य और बड़े जानवर बीमार हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है ये भी बताना है आपको। ध्वनि प्रदूषण सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों के इंजनों, हॉर्न से निकलने वाली ध्वनि, कल कारखानों में संचालित बड़ी बड़ी मशीनों से निकलने वाली अप्रिय ध्वनि से होता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जैसे मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके सिर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं और कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। कानों पर लगातार आवाज पड़ते रहने से वह बहरा भी हो सकता है। वृक्षारोपण देखो क्या होता है। पर्यावरण का मुख्य घटक वन है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर रहा है, जो सीधा ही वर्षा एवं वन्य जीवों को प्रभावित करता है, अर्थात प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए तथा इस क्षति की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन संकटमय स्थितियों में आ जाएगा। वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्या होता है। वन तथा वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होता है। मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों को भी हानि पहुंचा रहा है। वनों की कटाई से वन्य जीवों का जीवन असुरक्षित हो गया है। वनों की कटाई से वन क्षेत्र की कई खाद्य श्रृंखला टूट जाती है, जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विभिन्न वन क्षेत्र को अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। अति वर्षा से हानियां क्या होती है। अति वर्षा यानी भारी वर्षा होना से नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ सकता है और यह फैल करके बाढ़ का रूप ले लेता है और बाढ़ से फसलों, पशुओं तथा मानव संपदा को हानि पहुंचती है। और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो बहुत से जल जीव कीचड़ में फंसकर मर जाते हैं। इस समय बहुत से रोगों के रोगाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो कई सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है, आपने आसपास पाए जाने वाले दो शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतुओं के नाम लिखना है। तो शाकाहारी जंतुओं के नाम लिख लेते हैं जरा। गाय है, खरगोश है, हिरण है, बकरी है, ये सब चीजें हैं। मांसाहारी में भी लिख लेते हैं, भेड़िया हो गया, बाघ हो गया, सिंह हो गया, चीता हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। प्रश्न आ जाता है फिर से, छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाले पक्षियों एवं सर्पों की प्रजातियों के नाम लिखिए। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या पाए जाते हैं देखते हैं। पक्षियों के प्रजातियों के नाम लिखते हैं। पहाड़ी मैना है, कोयल है, दूधराज है, मोर है, बगुला है, ये सब है। सर्पों की प्रजातियों में नाग है, करैत है, अजगर है, धामन आदि ये सब पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। क्या क्या उपाय हैं। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन वन्य जीवों को भोजन एवं प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। नंबर 2 है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर वन्य जीवों के आवास में होने वाले कमियों को दूर किया जा सकता है। नंबर 3 है हमारे पास, वन्य जीवों के आवास एवं भोजन हेतु अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाना चाहिए। नंबर 4 है,
वन्य जीवों के अवैध रूप से हो रहे शिकार को रोकने हेतु कानून बना करके सख्ती से उसका पालन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुधराम के अनुसार काला धुआं छोड़ने वाले वाहनों के चालकों पर जुर्माना किया जाना चाहिए। इस पर आप अपनी सहमति या असहमति कारण सहित लिखिए। नंबर है उत्तर का आपका, बुधराम के अनुसार काला धुआं छोड़ने वाले वाहनों के चालकों पर जुर्माना किया जाना चाहिए। इस पर हमारी सहमति है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जो सांस के साथ शरीर में चला जाता है और बेचैनी होती है और आंखों में जलन होती है। इस तरह से ये आपका अध्याय समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे मैं आपको नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आसानी से मेरी वीडियो को देख सकें। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।